हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपसे बात की थी राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। और उसके बाद लास्ट में इतिहास का अंतिम चैप्टर देख रहा हूं यहां, राजस्थान का एकीकरण। देखो, राजस्थान का एकीकरण जो है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन से संबंधित कोई भी एग्जाम आप उठा के देखेंगे, आपको एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। और कई बार तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिटेल से मैं इस चैप्टर के बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि आप डिटेल से इसको पढ़ना। यह चैप्टर आपके पेपर की दृष्टि से इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, देखो मैं बात करता हूं राजस्थान का एकीकरण। बेसिकली शुरुआत होती है जुलाई 1945। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में हुए चुनावों में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली क्या बने? प्रधानमंत्री बने। देखो, वहां क्लीमेंट एटली से पहले विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी के विंस्टन चर्चिल थे। यहां लेबर पार्टी के कौन प्रधानमंत्री बने? क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। देखो, क्लीमेंट एटली जब विपक्ष में रहा करता था, लेबर पार्टी जब विपक्ष में रहा करती थी, सत्ता में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री रहा करते थे, तो हमेशा ये कहते थे, क्योंकि लेबर पार्टी का मतलब मजदूर पार्टी, मजदूरों की हितैषी पार्टी। ठीक है, तो हमेशा ये कहते थे कि क्यों भारतीयों का शोषण किया जा रहा है, क्यों ना भारतीयों को आजाद कर दिया जाए, क्यों ना भारतीयों को उनकी सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए। चूंकि अब जुलाई 1945 में प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? क्लीमेंट एटली बन चुके हैं। विपक्ष में विंस्टन चर्चिल आ चुके हैं। अब विंस्टन चर्चिल जी कहते हैं विपक्ष में बैठकर कि बहुत कहते थे ना कि भारतीयों की सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए, भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाए। अब आप खुद सौंप दीजिएगा। आप ऐसे समझिएगा कि भाई, जब इससे पहले सरकारें जो रही हैं, उस समय विपक्ष जो है कहता था कि भाई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हटाइएगा। अब सत्ता में सरकारें जो आ गई है, अब विपक्ष कहता है कि भाई आप बहुत कहते थे ना उस समय कि भाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म करिएगा, अब खुद कर लीजिएगा। सेम यही स्थिति यहां पैदा हुई। आगे चलकर 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि जून 1948 तक भारतीयों को उनकी सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। उनकी सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। यह घोषणा की गई क्लीमेंट एटली के द्वारा कि भाई, कब की गई? 20 फरवरी 1947 को की गई। और क्या की गई कि भाई जून 1948 तक भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, वादे के मुताबिक जो हम कहते थे विपक्ष में बैठकर। ठीक है, इसी दौरान क्लीमेंट एटली ने भारतीय गवर्नर जनरल इस समय थे लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। ठीक है भाई, तो देखो चेंज हुए। क्लीमेंट एटली ने क्या किया?
लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे, लॉर्ड माउंटबेटन को कहां भेज दिया, भारत भेज दिया। ठीक है, 20 फरवरी 1947 की घोषणा थी। घोषणा क्या थी कि जून 1948 तक भारतीयों की सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। और क्लेमेंट एटली ने गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेज दिया। जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए तो उसने देखा कि यहां के लोग तो रुकने वाले ही नहीं है, यहां के लोग तो इतने ललायत हैं स्वतंत्रता के प्रति, जून 1948 तक ये रुक ही नहीं सकते। आप कब की बात कर रहे हैं, फरवरी 1947 से जून 1948। यहां के लोगों को तो तत्काल प्रभाव से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। ये इतने लंबे समय तक रुकने वाले नहीं है। एक रिपोर्ट बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव बनाकर पुनः ब्रिटिश संसद के पास भेजा कि भाई देखिए यहां के लोग 48 तक इंतजार करने वाले नहीं हैं। अगर 48 तक आपने इनको रोका तो शायद बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। तो क्यों ना इनको जल्द से जल्द इनकी सत्ता क्या दे दी जाए, इनको सौंप दी जाए। तो एक प्रस्ताव बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहां भेजा, ब्रिटिश संसद के लिए भेजा। ब्रिटिश संसद ने उस प्रस्ताव पर विचार किया और विचार करने के बाद, मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया और 4 जून 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि लॉर्ड माउंटबेटन अपने स्वविवेक से जैसा उचित समझे, स्वविवेक से शीघ्र सत्ता का हस्तांतरण करे। ठीक है भाई, तो अब बात किसके पाले में डाल दी है क्लेमेंट एटली ने। क्लेमेंट एटली ने 4 जून 1947 को एक घोषणा कर दी ब्रिटिश संसद में, 3 जून को प्रस्ताव पारित किया और 4 जून को ब्रिटिश संसद में घोषणा कर दी कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन अपने स्वविवेक से सत्ता का क्या कर दे, हस्तांतरण कर दे। ठीक है भाई, देखिए यह योजना माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानी जाती है। योजना के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी योजना, ये 3 जून वाला जो प्रस्ताव पारित किया, इस प्रस्ताव वाली योजना जो है माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर भाई। देखो ये जो माउंटबेटन योजना है ये क्या कहती है, मैं इस योजना की कुछ बातें आपको यहां लिखा देता हूं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत पहली बात, 2 राष्ट्र होंगे, भारत और पाकिस्तान, नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं यहां लिख देता हूं, नंबर 2 पॉइंट, वे देशी रियासतें जिनकी
जनसंख्या दस लाख से अधिक तथा वार्षिक आय 1 करोड़ हो, वे रियासतें भारत ओब्लिक पाकिस्तान संघ, पाकिस्तान संघ में शामिल हो सकती हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाई, ये स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। देखो, समस्त देशी रियासतों को शामिल होना ही होना है, चाहे वो भारत में शामिल हो चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो। केवल वो देशी रियासतें जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा और वार्षिक इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, वो उन देशी रियासतों के पास एक और ऑप्शन आ गया था, चाहे तो वो भारत में शामिल हो सकती है चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। एक और ऑप्शन क्या आ गया था, चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ठीक है, देखो इस शर्त के तहत मैं कहूं राजपूताना की चार रियासतें इस शर्त के तहत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, कितनी रियासतें? 4 रियासतें। कौन कौन सी 4 रियासतें थी? देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं जयपुर रियासत, नंबर 2 में बात करता हूं उदयपुर रियासत, नंबर 3 में बात करता हूं जोधपुर रियासत और नंबर 4 में बात करता हूं बीकानेर रियासत। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त के अनुसार अपना क्या रख सकती थी? स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। मतलब इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा थी और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक। बाकी जो रियासतें थी उनको तो शामिल होना ही था, चाहे वो भारत में शामिल हो चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो। ये 4 रियासतें ऐसी थी, ये भारत में भी शामिल हो सकती थी और पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती थी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती थी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। देखो, जब इन देशी रियासतों की बात आई तो यहां फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे रियासती विभाग। कौन सा विभाग? तो देखो, पहले बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी है। मैंने कहा कि जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने। क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जून 1948 तक हम ब्रिटिश भारतीय सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर देंगे। लेकिन और यहां गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन ने यहां की स्थिति को देखा और प्रस्ताव बनाकर ब्रिटिश संसद के पास भेजा कि भाई ये लोग 48 तक नहीं रुकने वाले। 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पुनः पारित हुआ। 4 जून को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भाई स्वविवेक से क्या कर दे, लॉर्ड माउंटबेटन भारतीयों की सत्ता का हस्तांतरण कर दे। और ये देखो, सत्ता का हस्तांतरण जो किया गया 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त का स्वविवेक की जब बात आई तो 15 अगस्त को चुना गया किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। माउंटबेटन योजना जो है इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें देखो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। और देशी रियासतों की बात की जाए तो समस्त देशी रियासतें चाहे या तो भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में शामिल होंगी। अगर कोई देशी रियासत इस कंडीशन को फॉलो करती है, 10 लाख पॉपुलेशन और 1 करोड़ वार्षिक आय, तो वो शामिल हो भी सकती है या फिर अपना स्वतंत्र
अस्तित्व रख सकती है। राजपूताना के संदर्भ में 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। आगे मैं बात करता हूं, देखिए देखिए 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में देशी रियासतों को, नेतृत्व क्या, मैं अध्यक्षता लिख देता हूं, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में देशी रियासतों को, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय हेतु, भारतीय संघ में विलय हेतु रियासती विभाग, रियासती विभाग का गठन किया गया। जिसके सचिव वीपी मेनन थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं करता हूं 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में नरेंद्र मंडल, आप ध्यान करिए, नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, पहले अध्यक्ष भी महाराजा गंगा सिंह थे, और इसको नाम नरेंद्र मंडल अलवर के महाराजा जय सिंह ने दिया। ये मैं आपको पहले बीकानेर रियासत के इतिहास में अंतिम शासक के तौर पर मैंने आपको महाराजा गंगा सिंह पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में नरेंद्र मंडल के सम्मेलन, इसमें समस्त देशी रियासतों के शासक नरेंद्र मंडल के सम्मेलन को संबोधित किया और 2 प्रकार के विलय पत्र इन्हें सौंपे या जारी किए। नरेंद्र मंडल में समस्त देशी रियासतों के शासक शामिल हुए, उनको संबोधित किया और संबोधित करके उनको 2 प्रकार के विलय पत्र सौंपे। एक विलय पत्र था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और दूसरा क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखो ये तो क्या था, यथा स्थिति हेतु, यथा स्थिति हेतु। कहने का मतलब ये था कि अगर कोई देशी रियासत भाई यथा स्थिति चाहती है, मतलब वो कहती है कि भाई ना तो हम एक 10 लाख की पॉपुलेशन और 1 करोड़ की वार्षिक इनकम वाली कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, और ना तो हम भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं, ना पाकिस्तान संघ में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं, यथास्थिति रखना चाहते हैं, तो वो तो भाई ये फॉर्म भरिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और जो रियासतें अपनी सत्ता केंद्र सरकार को मतलब भारत संघ में विलय होकर सौंपना चाहती है, वो इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, अपनी सत्ता केंद्र को सौंपने हेतु, क्लियर हुआ भाई, अपनी सत्ता केंद्र को सौंपने हेतु तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया, और यथास्थिति रखने के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों बातें रखी गई किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। कब रखी गई, देखो ये ध्यान रखिएगा, 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन हुआ, जिसके सचिव वीपी मेनन थे। क्लियर। 25 जुलाई 1947 को दिल्ली में नरेंद्र मंडल के सम्मेलन को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, संबोधित किया, और 2 प्रकार के विलय पत्र इन्हें सौंपे। पहला था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, देखो अब मैं बात करता हूं आजादी के समय। आजादी के समय देश में कुल 562 देशी रियासतें थी। सी रियासतें, आजादी के समय के बजाय मैं लिख दूं आजादी के बाद। ठीक है, देश में कुल 562 देशी रियासतें थी, रियासतें तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से थे, मैं यहां लिख देता हूं, दिल्ली, अजमेर और कुर्ग। कुर्ग पड़ता है वर्तमान कर्नाटक में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राजस्थान। इस समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा था। क्लियर। देखो देशी रियासतों को बोलते थे सैल्यूटेड स्टेट। क्या बोलते थे, सैल्यूटेड स्टेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी इनके शासक अंग्रेजों के दरबार में जाते थे तो उन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी। आप ध्यान करें 1857 क्रांति में कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और 17 को घटाकर 13 कर दिया था। ठीक है, और ठिकाने जो हैं इनको बोलते थे नॉन सैल्यूटेड स्टेट, नॉन सैल्यूटेड स्टेट। ठीक है, और एक था हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। क्लियर हुआ। देखो अब मैं पहले 19 देशी रियासतों से पहले मैं ठिकानों के बारे में और जानकारी कर लेता हूं। 3 प्रमुख ठिकाने, 3 प्रमुख ठिकाने कौन कौन से थे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहला ठिकाना था नीमराणा। ठीक है, अलवर। दूसरा ठिकाना था नीमराणा के बाद मैं देखता हूं कुशलगढ़।
बांसवाड़ा, और तीसरा ठिकाना था लावा। ठीक है, टोंक। ये कछवाहा वन से रिलेटेड था। ठीक है, ये राठौड़ वन से रिलेटेड था, और ये था नरूका वंश। यहाँ के ठाकुर थे राजेंद्र सिंह, यहाँ के ठाकुर थे हरेंद्र सिंह, और यहाँ के ठाकुर थे वसंत प्रताप सिंह, वसंत प्रदीप सिंह। ठीक है, सबसे छोटा ठिकाना और सबसे बड़ा ठिकाना, ये सबसे बड़ा था और ये सबसे छोटा। क्लियर? ये तीन प्रमुख ठिकानों की बात यहां मैंने आपसे कर ली। इनके ठाकुर कहाँ थे और सबसे बड़े और सबसे छोटे के बारे में। तो इस प्रकार से मैं बात करता हूं आपसे 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं देखिए बात करता हूं सबसे पहली रियासत भारत संघ। भारत संघ के विलय पत्र पर सर्वप्रथम बीकानेर के शासक महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। मैं ऐसे कहूं कि राजपूताना की 19 देशी रियासतों में से सबसे पहले भारत संघ के विलय पत्र पर सिग्नेचर करने वाली रियासत या सबसे पहले शासक कौन थे? वो थे बीकानेर के शासक महाराजा शार्दुल सिंह। इन्होंने सबसे पहले भारत संघ के विलय पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। दूसरी ओर मैं बात करता हूं जोधपुर रियासत। अगली लाइन में यहां लिखता हूं, तब तक आप इसको उतार लीजिएगा, मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट अगली लाइन में लिखने जा रहा हूं, और वो अगली लाइन क्या है? सबसे पहले सिग्नेचर करने वाले शासक तो मैंने अभी आपको बता दिए हैं कौन है, वो है बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। जबकि जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह, ये क्वेश्चन अभी लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया था कि जोधपुर के कौन से शासक थे आजादी के समय जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, वो थे महाराजा हनुमंत सिंह। नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, देखिए जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह, कहीं कहीं हनुमंत सिंह मिल जाता है, हनुमंत सिंह, और धौलपुर के शासक उदय भान सिंह। मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर कहां? पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में
शामिल होना चाहते थे। ठीक है, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि महाराजा हनुमंत सिंह को मोहम्मद अली जिन्ना ने खाली पेपर सौंप दिया कि भाई जो भी शर्तें लिखी जाए आप लिख लीजिएगा, बस शर्तें कि आप कहां शामिल हो जाइएगा, पाकिस्तान में शामिल हो जाइएगा। तो महाराजा हनुमंत सिंह को लालच आया कि भाई इधर भारत संघ में शामिल होगा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, ब्लैंक पेपर पे जो शर्तें लिखेगा सारी मंजूर होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसने क्या किया, महाराजा उदयभान सिंह और महाराजा हनुमंत सिंह जो है इन दोनों ने मोहम्मद अली जिन्ना से बात की और दोनों इनसे मिलकर के पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इस बात की सूचना सुमनेश जोशी ने अपने रियासती नामक समाचार पत्र में प्रकाशित कर उजागर की। कहने का मतलब इस बात का भंडाफोड़ जो किया गया वो सुमनेश जोशी ने कर दिया और सुमनेश जोशी ने लिख दिया भाई देखिए ये महाराजा हनुमंत सिंह तो कहां जा रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। इस बात का पता चला किसे, रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन, तीनों ने जो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को समझाया और इनको समझाकर दिल्ली ले जाया गया, वहां इनके ऊपर दबाव दिया गया और दबाव देकर के जैसे तैसे करके 10 अगस्त 1947 को भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखने जा रहा हूं, देखिए 10 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव से दिल्ली में महाराजा हनुमंत सिंह कहां से संबंध रखते थे, जोधपुर से, ने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है भाई, तो जैसे तैसे कर समझाया गया किसे, महाराजा हनुमंत सिंह को समझाया गया और 10 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में दिल्ली में इन्होंने क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। मैंने कहा कि सुमनेश जोशी ने रियासती नामक समाचार पत्र में इस घटना का प्रकाशन किया कि हनुमंत सिंह और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह तो मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। क्लियर। देखो अब जब जोधपुर के शासक शामिल हो गए तो फिर अब कौन बचे, अब बचे हमारे पास कौन, कहां के शासक बचे भाई, अब धौलपुर के शासक बचे। अब धौलपुर के शासक कहां जाए, जब उनके साथी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो मिलना चाहते थे जोधपुर के शासक, उनको दबाव देकर के भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए, तो फिर धौलपुर के शासक को भी मजबूरन भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा। और कब किया गया, नेक्स्ट में बात कर रहा हूं 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के शासक
उदय भान सिंह ने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो कि ऐसा करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत थी। सबसे पहली रियासत बीकानेर और सबसे अंतिम रियासत धौलपुर, जिसने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से मैंने प्रारंभिक चीजें आपको बताई है। मैंने कहा आजादी के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश राजपूताना में थे। ये बात मैं पहले भी लिख चुका हूं आपसे। ये डिजिट हमारे पास आते हैं 19 + 3 + 1। ठीक है, इनका एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। कितने कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसे पूर्ण होने में कुल समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कुल राजस्थान का एकीकरण होने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। मैंने कहा शुरुआत हुई 18 मार्च 1948 को। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो देखो अब हम एक एक करके आपसे बात करेंगे। प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, फिर ऐसे करके हम टोटल कितने चरणों के बारे में बात करेंगे? 7 चरणों के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले प्रथम चरण। सबसे पहले मैं नंबर फर्स्ट की आपसे बात कर लेता हूं। प्रथम चरण, मत्स्य संघ का निर्माण। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948। ठीक है भाई, देखो मैं बात करता हूं मत्स्य संघ में कौन कौन सी तो रियासतें थी। सबसे पहले मैं रियासतों की बात करता हूं। पहली रियासत थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 4 रियासत प्लस एक ठिकाना था नीमराणा ठिकाना। ठीक है, नीमराणा पहले डिटेल से पढ़ लिया, अलवर में है। तो 4 रियासतें और एक ठिकाना नीमराणा मिलकर बना मत्स्य संघ। क्लियर भाई? 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराणा, ये मिलकर बना मत्स्य संघ। अब मैं बात करता हूं, देखो एक एक करके। मत्स्य संघ के राज प्रमुख, फिर मैं बात करूंगा उपराज प्रमुख, फिर मैं आपसे बात करूंगा प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूंगा प्रधानमंत्री के बाद राजधानी,
फिर मैं आपसे बात करूंगा उद्घाटन। ठीक है, देखो एक करके करता हूं। सबसे पहले राज प्रमुख कौन बने? उदय भान सिंह। उदय भान सिंह, इसको पाकिस्तान में जाने का शौक था ना भाई, वही उदय भान सिंह है, धौलपुर के शासक पाकिस्तान मिलना चाहते थे, इसको सबसे बड़ा पद दिया गया राज प्रमुख का पद। कहां से संबंध रखते थे? धौलपुर से। ठीक है, कि भाई तेरे को पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं बहुत बड़े बड़े पद आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद उपराज प्रमुख की बात करता हूं, गणेश पाल। गणेश पाल सिंह करौली से संबंध रखते थे। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री की बात आई, बाबू शोभाराम। बाबू शोभाराम कुमावत अलवर से संबंध रखते थे। ठीक है, राजधानी अलवर को चुना गया। उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। समस्या क्या आई? देखिए समस्या ये आई, धौलपुर को पद मिल गया, करौली को पद मिल गया, अलवर को पद मिल गया, भरतपुर को पद नहीं मिला। भरतपुर ने कहा कि भाई ऐसे संघ में हम शामिल होने वाले नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, हम तो यूपी में शामिल होंगे, ऐसा कहने लगे। ठीक है, तब जाकर के यहां एक नया पद क्रिएट किया गया, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, और उप प्रधानमंत्री बने कौन? पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, और इसे बनाया गया उप प्रधानमंत्री। ये लो भाई, बैलेंस कर दिया भाई, चारों को पद दे दिए गए। देखो मत्स्य संघ नाम, मत्स्य संघ नाम किसने दिया? नाम दिया, किसने दिया भाई? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के एम मुंशी। के एम मुंशी पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इसको नाम क्या दिया? मत्स्य संघ नाम दिया। तो देखो मैंने बात की, उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया, राजधानी अलवर। उद्घाटन कहां किया? यह भी महत्वपूर्ण बात थी। उद्घाटन किया कहां? भरतपुर में। ठीक है, राजधानी अलवर थी, उद्घाटन भरतपुर में हुआ। किसने किया? नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया। मत्स्य संघ नाम किसने दिया? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने दिया। प्रधानमंत्री देखो, राज प्रमुख उदय भान सिंह, उपराज प्रमुख गणेश पाल देव सिंह, प्रधानमंत्री बाबू शोभाराम कुमावत और पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण पूरा हुआ, मत्स्य संघ का निर्माण। अब मैं बात करता हूं दूसरा चरण। दूसरा चरण देखो, दूसरे चरण में मैं बात करता हूं राजस्थान संघ। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण कब? 25 मार्च 1948। ठीक है, देखो यहां मैं बात करता हूं कितनी रियासतें। रियासतों में देखते हैं सबसे पहले डूंगरपुर, फिर मैं बात करता हूं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं शाहपुरा, टोंक
और किशनगढ़, ठीक है, प्लस कुशलगढ़ ठिकाना। और कुशलगढ़ ठिकाना कहां पड़ता है हम जानते हैं, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। क्लियर। तो कितनी रियासतें हुई देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासत, 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना, ये मिलकर बनाते हैं राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। क्लियर। देखो ये यहां ध्यान रखना, एकीकरण का मतलब हमारा यही तो है, 19 + 3 + 1 ये लेके आना है हमें। अभी हम देखो 4 + 1 पर आ चुके हैं, मत्स्य संघ। अब हम बात कर रहे हैं 9 + 1 मतलब राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। पदों की बात करता हूं, देखिए यहां राज प्रमुख, भीम सिंह, कोटा, क्योंकि देखो इन रियासतों में काफी अच्छी जो मजबूत रियासत थी वो कोटा ही थी। ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं उपराज प्रमुख। इसमें देखो एक तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने और दूसरे कनिष्ठ उपराज प्रमुख, 2 बने भाई यहां। क्यों बने वो भी मैं आपसे बात करूंगा। वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो थे बहादुर सिंह, ठीक है, बूंदी से संबंध रखते थे। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने महारावल लक्ष्मण सिंह, ये डूंगरपुर से संबंध रखते थे। नाराज हो गए थे भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इनको पद दिया गया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री। गोकुल लाल आसावा, ये प्रधानमंत्री बने। कहां के रहने वाले थे, शाहपुरा से संबंध रखते थे। ठीक है। उप प्रधानमंत्री की यहां जरूरत ही नहीं थी। राजधानी कोटा को बनाया गया। उद्घाटन वही वापस नरहरि विष्णु गाडगिल, कहां किया उद्घाटन, कोटा में किया। जिसे यहां मैंने बताया ना उद्घाटन कहां हुआ, भरतपुर में हुआ, यहां उद्घाटन कहां हुआ, कोटा में हुआ। देखो यार 2-3 लाइनें और मैं लिख देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। इस मुंशी शब्द को यहां से हटा देता हूं, माणिक्यलाल मुंशी यहां लिख देता हूं। ठीक है। देखो नोट डाल के, राजस्थान का एकीकरण राजस्थान संघ / पूर्व राजस्थान के नेतृत्व में ही पूर्ण हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ भाई। अब इसी में शामिल होंगे सारे लोग, इसी में शामिल होंगे, 9 + 1 में ही शामिल होंगे। कैसे शामिल होंगे आप देखते रहना आप इसमें। पूर्ण हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है। राजस्थान संघ का जो एकीकरण पूरा हुआ वो राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नेतृत्व में ही पूर्ण हुआ। पहली बात, राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए
राजस्थान शब्द का प्रयोग इसी चरण में हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, और एक और लाइन में यहां लिख देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर, मृत्यु दस्तावेज का तात्पर्य डेथ वारंट कर रहा हूं। उनको पता था कि इसके बाद राजशाही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, पेपर में पूछी जाती है, नोट के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट या मृत्यु दस्तावेज पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद, इस हस्ताक्षर के बाद राजशाही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा चरण हुआ, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण। तो पहला चरण मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948। दूसरा जो चरण है वो है राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948। 9 रियासतें एक ठिकाना मिलकर राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान बना। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख, देखो ये कनिष्ठ और ये वरिष्ठ, ठीक है, बहादुर सिंह बूंदी और महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा बने। राजधानी कोटा। उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल, देखो इधर भी नरहरि विष्णु गाडगिल ही थे, इधर भी दूसरे चरण में यही थे, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने लिखी है कि राजस्थान का एकीकरण जो है इसी संघ के नेतृत्व में पूर्ण हुआ। इस भूभाग के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग भी इसी चरण में हुआ। और बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन सा चरण हुआ, दूसरा चरण। अब मैं बात करता हूं तीसरा चरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीसरा चरण। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान का निर्माण। तीसरे चरण की मैं बात करता हूं आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, पेपर में पूछा गया भाई अभी। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री, दूसरा क्वेश्चन अभी लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया। पहला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, वो था कि भाई जोधपुर के कौन से शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, हनुमंत सिंह। दूसरा क्वेश्चन लाइब्रेरी एग्जाम जो कि मंत्रालय चयन बोर्ड ने हेल्ड कराया था, आपका एग्जाम भी मंत्रालय चयन बोर्ड ही हेल्ड कराएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही था कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने या कौन थे। ठीक है, तो देखो मैं अगले चरण की बात कर रहा हूं आपसे, तीसरा चरण। तीसरा चरण कौन सा राजस्थान, संयुक्त राजस्थान का निर्माण। ठीक है, कब, 18 अप्रैल 1948। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, राजस्थान संघ, मैंने कहा कि अब राजस्थान संघ में ही शामिल होंगे सारे। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने ये लाइन लिखी है, राजस्थान संघ के नेतृत्व में पूर्ण हुआ। राजस्थान संघ प्लस एक रियासत उदयपुर, ये दोनों मिलकर बना संयुक्त राजस्थान।
अब देखिए, राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 9 रियासत और एक ठिकाना था। 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, प्लस एक रियासत और शामिल हो गई, कौन सी? उदयपुर। तो टोटल रियासतें कितनी हो गई? 10 तो रियासतें हो गई, 9 + 1, और एक हो गया क्या? ठिकाना। क्लियर? और 10 रियासत और एक ठिकाना, यहां बना संयुक्त राजस्थान। कोई दिक्कत? तो देखो यहां ध्यान करिएगा, राजस्थान संघ का मतलब 9 रियासत और एक ठिकाना, और एक रियासत कौन सी हो गई? उदयपुर हो गई। ठीक है, टोटल कितनी रियासत हो गई? 10 रियासत और एक ठिकाना, ये मिलकर बना संयुक्त राजस्थान। अब देखिए मैं बात करता हूं यहां सबसे पहले राज प्रमुख। राज प्रमुख, देखो राज प्रमुख में यहां भीम सिंह थे, यहां आगे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, कहां से संबंध रखते हैं? उदयपुर से, क्योंकि इन 10 रियासतों में अब सबसे बेहतरीन रियासत उदयपुर है। उसके बाद बात करता हूं मैं उपराज प्रमुख। अब इसमें भी देखो 2 उपराज प्रमुख हम देखेंगे, एक तो वरिष्ठ और दूसरा उपराज प्रमुख कनिष्ठ। उपराज प्रमुख कनिष्ठ। अब देखिए, जो यहां राज प्रमुख थे वो तो बन गए उपराज प्रमुख वरिष्ठ, और जो यहां क्या थे? उपराज प्रमुख थे वरिष्ठ और कनिष्ठ, वो दोनों के दोनों कनिष्ठ बन गए। कहने का मतलब देखो यहां से भीम सिंह को तो बना दिया गया उपराज प्रमुख वरिष्ठ, भीम सिंह कोटा। ठीक है, और उपराज प्रमुख कनिष्ठ में 2 व्यक्ति आ गए। अब देखो, एक तो बहादुर सिंह आ गए और दूसरे महारावल लक्ष्मण सिंह। तो यहां 2 का नाम लिख देता हूं, बहादुर सिंह बूंदी, और दूसरे कौन है? महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं प्रधानमंत्री। यहां प्रधानमंत्री देखो कौन है? गोकुल लाल आसावा है। यहां प्रधानमंत्री हैं माणिक्यलाल वर्मा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ठीक है भाई, ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर को यहां प्रधानमंत्री बनाया गया। उप प्रधानमंत्री यहां गोकुललाल आसावा प्रधानमंत्री थे, तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, गोकुललाल आसावा। ठीक है, शाहपुरा। राजधानी क्या बनी? उदयपुर। अब तो उदयपुर ही सर्वोसर्वा है। उद्घाटन, अब की बार देखिए उद्घाटन करने के लिए 2 चरणों में तो नरहरि विष्णु गाडगिल थे। यहां उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो देखो इस प्रकार से संयुक्त राजस्थान की बात करते हैं। 10 रियासत और एक ठिकाना यहां शामिल है। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह बने, उपराज प्रमुख वरिष्ठ में भीम सिंह और कनिष्ठ में 2 बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा यहां प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन अभी लाइब्रेरी एग्जाम 2020 में पूछा गया था। ठीक है, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा, राजधानी उदयपुर और उद्घाटन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण, प्रथम चरण मत्स्य संघ का निर्माण, दूसरा चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण, और तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी देखो हम 3 चरण के बाद चौथा चरण वृहत राजस्थान, फिर 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, 6ठा चरण सिरोही का विलय और 7वां चरण
अजमेर मेरवाड़ा का विलय और माउंट आबू का विलय, ठीक है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आपसे और करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो क्लास में इतना ही। बाकी जो सेक्शन बचा हुआ है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपसे पुनः चर्चा करूंगा। धन्यवाद।